नमस्कार दोस्तों। हार हो गई अगर मान लिया जाए, हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित है अगर ठान लिया जाए, जीत निश्चित है अगर ठान लिया जाए। पर्वतों को भी फतेह किया जा सकता है, पर्वतों को भी फतेह किया जा सकता है, अगर अपनी क्षमता को पहचान लिया जाए। जी हाँ, इसी जज्बे के साथ शुरू करेंगे आज की हमारी कक्षा। मैं हूं घनश्याम शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 के पेपर वन का जो यूनिट 3 है, मतलब जो तीसरा भाग है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उनका सॉल्यूशन हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि भविष्य की जो परीक्षाएं हमारी आयोजित होने वाली है, उनके लिए हमें किस प्रकार किस रणनीति के साथ में काम करना है। चलिए तो देखते हैं इसे। उससे पहले एक रिकैप ले लेते हैं हम अपने सिलेबस पर। तो इकाई 3 में 3 पोर्शन हमारे समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, कुल मिलाकर के 20-20 मार्क्स के 3 यूनिट्स हैं और तीनों मिलाकर के 60 मार्क्स हमारे कवर करते हैं। अगर प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो इसके अंदर पूछे जाते हैं आपसे 5 प्रश्न जो कि 2 मार्क्स के होते हैं और टोटल 10 नंबर कवर करते हैं। इसी तरह से 2 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 5 मार्क्स के होते हैं और ये भी 10 नंबर कवर करते हैं। तो बड़े और छोटे दोनों क्वेश्चनों का बराबर वेटेज यहाँ पर रखा गया है। अगर सिलेबस को देखें तो समाजशास्त्र में आपके जाति और वर्ग, निरंतरता और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, जिसमें संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण अर्थात धर्म निरपेक्षीकरण और भूमंडलीकरण सम्मिलित है। फिर समाज की कुछ समस्याओं पर जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और अंत में आपके जो जनजातीय समुदाय हैं, उनसे जुड़े प्रश्न इसमें आते हैं। इसके बाद में आता है विपणन। तो विपणन में बेसिकली 5 प्रकार के प्रबंधन की बात की गई है, जिनमें पहला है विपणन प्रबंधन से जुड़ी हुई बातें। सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है वित्त प्रबंधन से जुड़ा हुआ। थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका कार्मिक प्रबंधन। तो कार्मिक प्रबंधन में जो भी गतिविधियां आती है वो सारी इसमें सम्मिलित है। और इसके बाद में उद्यमिता प्रबंधन तथा अंत में सेवाओं का प्रबंधन। तो 5 प्रकार के टॉपिक आपके यहाँ से कवर अप किए जाते हैं। लेखांकन और अंकेक्षण में बेसिक जो लेखा प्रणाली है उसका ज्ञान, अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बाद वित्तीय विवरण विश्लेषण को कवर किया गया है। फिर एक पूरा टॉपिक आपका अंकेक्षण से जुड़ा हुआ है और अंत में जो बजट है उसमें भी 2 प्रकार के बजट, निष्पादन बजट और शून्य बजट से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम जो है प्रश्नों पर आ जाते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से आपके जो प्रश्न है वो यहाँ से आए हैं। और जो पहला प्रश्न हमारा पूछा गया है वो था वेस्टॉक्सिकेशन से आपका क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों ये शब्द दरअसल किस पोर्शन से कवर किया गया उसे समझिए। जो परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं उसमें पश्चिमीकरण वाला जो आपका टॉपिक है, वहां से वेस्टोफिकेशन को कवर किया गया है। ठीक है। तो वेस्टॉक्सिकेशन का मतलब होता है देखो, टॉक्सिक जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं, मतलब जो नुकसानदायक है। तो एक विद्वान है जलाल अहमद, जिन्होंने ईरान में जब बड़ी तेजी से पश्चिमीकरण को अपनाया जा रहा था सरकार के माध्यम से भी और बाकी अन्य तरीकों से, तब उन्होंने ये शब्द दिया था। और ये फारसी शब्द है गर्भजादगी। ये गर्भजादगी जो शब्द है इसी का इंग्लिश शब्द है वेस्टॉक्सिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करना। तो किसी भी संस्कृति के द्वारा जो पश्चिम के देश हैं, जो विकसित देश है, उनकी जीवन शैली, पद्धति, परंपरा, विश्वास, मूल्यों का बिना सोचे समझे, बिना खुद की मान्यताओं को, खुद की परंपराओं को, खुद की संस्कृति के अनुरूप ढाले, अगर आप अंधानुकरण करते हैं, बिना सोचे समझे अपनाते हैं, तो वो दरअसल वेस्टॉक्सिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसे नैतिक शिथिलता होना, मतलब नैतिक रूप से, अब जैसे भारत जैसे देश में परंपराएं और मूल्य काफी प्रगाढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम पश्चिम की तरह थोड़ा खुलापन हमारे यहाँ पर अनुभव में आ रहा है। सामाजिक अन्याय, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, धर्म का अवमूल्यन होना, पैसे के प्रति जुनून बढ़ना, मतलब जो भौतिक संस्कृति का प्रसार प्रचार है वो बढ़ना। ठीक है, ये सारी चीजें हम एक तरह से वेस्टॉक्सिफिकेशन के रूप में मान सकते हैं। भारतीय संस्कृति में भी ये चीज देखने को मिलती है और इस पर भी बहुत लेख लिखे गए हैं। तो ये प्रश्न आउट ऑफ बॉक्स तो हम नहीं कह सकते, मतलब इसको आसानी से कोई भी स्टूडेंट जो इस शब्द का मतलब समझ रहा था वो लिख सकता था। तो यहाँ पर 2 नंबर तो चलो हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ यह है कि हम लगभग 1 नंबर इसमें अगर इस तरह का आंसर देने की कोशिश करते तो मिल सकता है। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वैश्विक समाज के संबंध में अर्जुन अप्पादुरई द्वारा चर्चित सांस्कृतिक प्रवाह के रूपों का उल्लेख करें। ये भारत के एक बहुत ही बड़े समाजशास्त्री हैं, ठीक है, और इन्होंने
बताया है सांस्कृतिक प्रवाह के बारे में, तो इन्होंने 5 प्रकार के स्केप बताए हैं जिसके माध्यम से सांस्कृतिक प्रवाह होता है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में। ठीक है, जिसमें ये बताते हैं एथनो स्केप, जहां पर राजनीतिक सीमाओं के पार व्यक्तियों की आवाजाही होती है। दूसरा ये मीडिया स्केप बताते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के मीडिया या सूचनाएं जो है उनकी आवाजाही यहाँ पर होती है। तीसरा टेक्नो स्केप के माध्यम से तकनीक की आवाजाही होती है। चौथा फाइनेंस स्केप के माध्यम से वित्त की आवाजाही होती है। और पांचवा आइडियो स्केप के माध्यम से विचारों की आवाजाही इसमें सम्मिलित होती है। तो ये 5 प्रकार के प्रकार इन्होंने सांस्कृतिक प्रवाह के बताए हैं। इसको हम अगर किसी ने स्क्रिप्ट पढ़ा है तो ही सीधा इस तरह का आंसर दे सकता है, नहीं तो अंदाज लगा करके इसका आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आप में से कई स्टूडेंट ने लिखा होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको इसके मार्क्स भी मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनियत रोजगार। ठीक है, तो अनियत रोजगार क्या होता है, कैजुअल लेबर क्या होता है। कैजुअल लेबर का मतलब है जहां पर आप संस्थागत रूप से पूरे 30 दिन लगातार एक फिक्स्ड सैलरी पर काम नहीं कर रहे होते, मतलब आपको जब काम उपलब्ध होता है तभी काम दिया जाता है। तो अनियत रोजगार वह है जब कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता की मांग के अनुसार काम करता है और उसे काम किए गए वास्तविक घंटों के लिए एक निश्चित राशि का वेतन मिलता है। तो जब भी उसको जरूरत होती है तब वो आपको बुलाता है, आपसे काम लेता है और उसके बाद में उसका पेमेंट या भुगतान आपको करता है। तो घंटों के हिसाब से जो हम काम करते हैं, जो गिग वर्कर्स को जो पैसा मिलता है वो भी इसी के अनुरूप होता है। उनको कोई फिक्स सैलरी नहीं होता, जितना वो काम करते हैं उसके बदले में उनको पैसा दिया जाता है। दिहाड़ी मजदूरों का भी लगभग लगभग इसी तरह का है कि वे जरूरत होने पर ही उनको कोई ना कोई लेता है और उस हिसाब से वहां पर उनको रोजगार उपलब्ध होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो था गरीबी की संस्कृति। ये भी दोस्तों बहुत ही सोच समझ के दिया जाने वाला आंसर देने योग्य प्रश्न था। संस्कृति का मतलब होता है हमारे जीवन मूल्य, परंपरा, विश्वास, और गरीबी मतलब गरीब लोगों की। तो गरीब लोगों के कुछ ऐसे जीवन के मूल्य विकसित हो जाते हैं कि वे लंबे समय तक दरिद्र बने रहते हैं। मतलब उनकी दरिद्रता बने रहने के पीछे उनका जो जीवन शैली है वो बहुत कारण रहती है। जैसे कि मान लीजिए व्यसन ये चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कुपथ पर ये चल पड़ते हैं, या फिर चोरी डकैती या इस तरह के कामों में लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लगातार फिर उनके जीवन में जो है, जैसे उनको गिरफ्तार कर लिया, जेल चले गए, फिर वापस से उनके बच्चों को आगे भी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में गरीबी लगातार बनी रहती है। या फिर खुद मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी करने के साथ अपने बच्चों को भी फिर जल्दी ही कम उम्र में मजदूरी लगा दिया, या फिर वो उस स्थिति में बने रहने में ही सुख की अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सारा का सारा गरीबों की कल्चर के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेट अगर बात करें तो दहेज प्रथा के दुष्परिणाम पूछ लिए गए क्वेश्चन नंबर 32 में। ठीक है, और ये हमारे आर्य संरक्षण के नोट्स में मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको दिया हुआ था कि दहेज प्रथा के क्या दुष्परिणाम है। तो इनमें सम्मिलित है बालिका वध और भ्रूण हत्या करना, हत्या और आत्महत्या करना, निम्न जीवन स्तर, अनैतिकता का प्रचार होना, पारिवारिक विघटन होना, बहुपत्नी और बेमेल विवाह, बाल विवाह को बढ़ावा। ठीक है, क्योंकि अगर दहेज देना होता है तो कम उम्र में ही बच्चों की शादियां दी जाती है ताकि दहेज से बचा जा सके। और वधु पक्ष की ऋणग्रस्तता जैसे दुष्परिणाम हमको समाज में देखने को मिलते हैं, जो सामाजिक विघटन के लिए भी फिर उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो जातीय व्यवस्था पर पूछा गया था कि जातीय व्यवस्था किस प्रकार समाज के खंडीय विभाजन को प्रस्तुत करती है, खंडात्मक विभाजन को प्रस्तुत करती है। ये मैंने आपको अपने नोट्स में भी दिया हुआ था, स्ट्रेट वहीं से मैंने ये लिया है। तो आप देख सकते हैं कि संरचनात्मक विशेषताओं में दो विशेषताएं मानी जाती है जीएस गुरिये के अनुसार। पहली है खंडात्मक विभाजन और दूसरी है संस्करण। तो खंडात्मक विभाजन बोलता है कि हिंदू समाज में जो जाति है वो बहुत से टुकड़ों में या खंडों में बटी हुई है, और सॉरी समाज खंडों में बटा हुआ है, और इन खंडों को परस्पर एक एक खंड को जाति का नाम दिया गया, एक एक जाति या उपजाति के रूप में उसको जाना जाता है। प्रत्येक जाति के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, दायित्व और कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। ठीक है, मतलब पहले से ही निर्धारित होता है वो क्या काम करेगा, समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, कितना उससे ऊपर होंगी जातियां, वो कितनी जातियों से ऊपर होगा। और इनके लिए कुछ जाति पंचायत जैसी संस्थाएं भी होती है जो उनके व्यवहार पर नियंत्रण करती है, जिनको हम खाप पंचायत भी कई बार कहते हैं। तो इस तरह से जातियां आपस में बटी हुई होती है, जिनको सॉरी समाज आपस में बटा हुआ होता है, जिनको हम जातियों के रूप में देखते हैं, और यही खंडात्मक विभाजन के रूप में जाना जाता है।
तो इस पर आपको 50 शब्दों में उत्तर यहाँ पर देना था। फिर बात आती है गरासिया जनजाति का सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल। तो देखिए, गरासिया जनजाति के सामाजिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आप इससे पहले तो दे सकते थे कि कहाँ पर पाई जाती है, और उसके बाद में आप आगे बढ़ करके और यहाँ से उनके सामाजिक जीवन पर, इनके विवाह किस प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के विवाह इनमें प्रचलित है। मुझे भी याद नहीं था हालांकि, क्योंकि रिविजन के बाद में ये चीजें याद होती है, और आ, आप लोगों की तैयारी के साथ में इतना समय नहीं मिल पाता है कि खुद रिवीजन कर सके, लेकिन कंटेंट जो दिया था वो बिल्कुल स्ट्रेट टू द टॉपिक दिया हुआ था, टुकड़ों में बांट करके। तो सामाजिक जीवन में विधवा विवाह का प्रचलन, एकांकी परिवार के रूप में रहना, गोद लेने की प्रथा, ठीक है, और 3 वर्गों में समाज समाज का बटा होना, मोटी नियात, मेहनती नियात और निचली नियात, दंड की व्यवस्था, पंचायत खुद की होना, जाति पंचायत का, ये सारी व्यवस्थाएं हमको सामाजिक व्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि, पशुपालन, शिकार, लकड़ी काटने और वनोत्पाद के एकत्रीकरण पर आधारित है। मजदूरी के लिए कस्बों शहरों में भी जाने लगे हैं। और हरी भावरी इनकी कृषि का नाम है, जबकि अनाज संग्रहण के लिए सोहरी जैसे उपाय हैं उनका प्रयोग करते हैं। ये 3-4 पंक्तियां लिख सकते, और भी जोड़ सकते थे कि शिक्षा के प्रसार के साथ में अब ये नौकरियों में भी जो है लगने लगे हैं। तो ये सारी चीजें इनको यहाँ पर इनकी सामाजिक आर्थिक संस्कृति को बताती है। तो कुल मिलाकर के बड़े प्रश्नों में जहां पर उत्तर देने की क्षमता ठीक था, वही छोटे प्रश्नों में थोड़ा दिक्कत सभी को हुआ होगा। सबसे बेकार जो पोर्शन इस बार बताया जा रहा है और जो लोग परेशान भी हुए, वो था आपका मैनेजमेंट का हिस्सा, क्योंकि बहुत ही अलग प्रकार के प्रश्न अब की बार पूछे गए। जिससे अगर बात करें, उत्पाद पोर्टफोलियो पूछा गया, हालांकि ये मेरा सही हुआ है। तो उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई का मतलब होता है उत्पाद लाइन में प्रत्येक उत्पाद के लिए पेश किए गए संस्करणों की संख्या। तो कोई कंपनी है और उसका एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में वो डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स देती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कंपनी कुर्सी बनाती है, और कुर्सियों के वो कितने प्रकार दे रही है, वो जो प्रकार है वही उसकी पोर्टफोलियो की गहराई या डेप्थ ऑफ पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई आलू के चिप्स बनाता है, तो आलू के चिप्स में मान लीजिए वो 5 अलग अलग के स्वाद, ठीक है, जैसे टमाटो का अलग हो रहा है, क्रिस्पी स्वाद अलग हो रहा है, उस तरह के वो देता है। और उसमें भी पैकेट की साइज अलग अलग दे रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि नेक्सॉन गाड़ी है, ठीक है, और नेक्सॉन गाड़ी में भी वो अलग अलग वेरिएंट्स दे रही है कोई कंपनी, ठीक है। या फिर कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, और वो उसमें सेडान गाड़ी अलग दे रही है, ठीक है, उसी में छोटे आकार की गाड़ी अलग दे रही है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो उत्पाद की पोर्टफोलियो के अंतर्गत सम्मिलित है। मतलब एक ही उत्पाद में कितनी विविधता आप लेकर के आते हैं, वो गहराई को दर्शाती है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न पूछा गया वो है पूंजी संरचना की अप्रासंगिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और इसकी प्रमुख मान्यता लिखी है। तो देखिए, यदि किसी कंपनी की पूंजी संरचना बदलती है तो उसके कुल मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये पूंजी संरचना की अप्रासंगिकता का सिद्धांत है। ये सिद्धांत मोदिग्लियानी और मिलर द्वारा दिया गया है, ठीक है। और एक कंपनी द्वारा सभी निवेशकों के लिए किए जाने वाले कुल नकदी प्रवाह पूंजी संरचना की प्रवाह किए बिना समान होते हैं। मतलब बिना पूंजी संरचना की प्रवाह किए जो भी हमारे निवेशक और ऋणधारक है, वो जो भी नकदी प्रवाह करते हैं वो समान माना जाता है। ये अवधारणा इसलिए, तो ये भी कठिन प्रश्न की श्रेणी में ही है, क्योंकि जिसने पढ़ा हुआ होगा डायरेक्टली वही इसको बता सकता है। और अभी तक जो प्रश्न आरपीएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें इस तरह से विविध डायमेंशंस को कवर नहीं किया गया। सीधे आपको सिंपल जो पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न थे वो पूछे जाते थे। लेकिन अब जैसे पूंजी संरचना का टॉपिक दिया गया है, तो पहले पूछ लिया जाता था कि पूंजी संरचना क्या है बताइए। लेकिन अब क्या किया है कि पूंजी संरचना से जुड़े जो जो भी सिद्धांत दिए गए उन पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। उसी तरह जैसे उत्पाद की पोर्टफोलियो गहराई पूछ ली, इसका मतलब है कि केवल प्रोडक्ट मिक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्रोडक्ट मिक्स में आपको और डिटेल में जाना पड़ेगा, और डिटेल में जाकर के चीजों को कवर अप करना होगा। हालांकि ऑलरेडी इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो ऐसे में इसको कवर करने के लिए आपको बहुत पहले से ही तैयारी शुरू करनी होगी। मतलब अगर हम सोचे कि एग्जाम आने के तुरंत बाद में हम ये सब कर लेंगे, तो पहली बात तो ये टर्म्स याद ही नहीं होती है। हम बहुत कोशिश करने पर भी इन चीजों को वहां रिकॉल नहीं कर पाते, फिर विविधता इतनी है। अब जैसे नेतृत्व के सिद्धांतों की बात करें, ये प्रश्न अगला, तो नेतृत्व के सिद्धांत बहुत सारे हैं। अब उनमें से आप किस सिद्धांत पर प्रश्न पूछ ले कोई पता नहीं है। तो कंफ्यूजन जो रहता है, अगर उसको दूर करना है
तो लगातार हमको लंबे समय तक इनके संपर्क में रहना पड़ेगा और लगभग 1 डेढ़ साल आप ढंग से अगर मेंस का रिवीजन करते रहेंगे तभी जाकर के चीजें आपको कवर अप होंगी। तो पथ लक्ष्य सिद्धांत पूछा गया जिसमें 4 प्रकार के व्यवहार बताए जाते हैं। उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व, निर्देशात्मक या पथ लक्ष्य नेतृत्व, सहायक नेतृत्व और सहभागी नेतृत्व। ये 4 प्रकार के नेतृत्व इसमें समझे जाते हैं। फिर पूछा गया है एंजल निवेशक के बारे में, अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 मानदंड सेबी की। तो वही फिर से देखिए, जनरली हम सीधा हमसे पहले प्रश्न जो आते थे वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, सीधा पूछ लिया कि एंजल निवेशक क्या होता है बताइए। लेकिन अब उसके मापदंडों से लेकर के उसके प्रकार, एंजल निवेशकों से जुड़ी हुई शर्तें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या उनके प्रावधान है, ठीक है, कुछ प्रमुख एंजल इन्वेस्टर्स, और ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ेगी। तो व्यक्तिगत निवेशकों की बात करें तो 2 करोड़ कम से कम संपत्ति होनी चाहिए खुद के घर को छोड़ करके। उसके अलावा उसके पास निवेश का अनुभव या फिर एक सफल उद्यमी के रूप में अनुभव हो, या कम से कम 10 वर्ष का अनुभव वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में हो। अगर ये तीनों हैं तो ही वो एंजल इन्वेस्टर बन सकता है व्यक्तिगत रूप से। निकाय के रूप में कंपनी की कुल संपत्ति 10 करोड़ होनी चाहिए, और वैकल्पिक निवेश कोष अगर कोई है तो उसको सेबी के साथ में पंजीकृत होना चाहिए। ये 3 शर्तें 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए एंजल निवेशक के रूप में मानी जाती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था माइस का विस्तार करें। तो दोस्तों माइस के बारे में इस बार हमारे बजट में भी दिया गया था, और मैंने जो अपना बजट डॉक्यूमेंट आपको दिया था जिसकी मैंने 4-5 दिन पहले ही क्लास ली थी अपने एग्जाम से जस्ट पहले, उसमें मैंने बताया था कि प्रदेश में माइस मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। तो ये सीधा प्रश्न वहां से भी कवर हो सकता था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अंतरिम बजट आया था उसमें भी माइस को कवर अप किया गया था। ये टूरिज्म का एक प्रकार है। बात करें अगर बड़े प्रश्नों की, तो बड़े प्रश्नों में से तो ज्यादातर हमारे नोट से कवर हुए हैं, जैसे कि 3 आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, इनकी सूची बनाइए और संक्षेप में समझाइए। तो ये मैंने आपको अपने नोट्स में दिया हुआ था, वहां से स्ट्रेट कवर हो रहा था। मैकलेंड की अर्जित आवश्यकता का सिद्धांत क्या है, तो आप देख सकते हैं डेविड मैकलेलैंड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, और 3 जरूरतों उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति पर ये प्रकाश डालता है। अब कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हुए हैं, कुछ ने ईआरजी थ्योरी लिख दी एल्डरफर की। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों में कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक कुल मिलाकर के गिने तो लगभग 30 से 40 टॉपिक आपके केवल केवल मैनेजमेंट में जाते हैं जो 20 नंबर कवर करता है। तो फिर हर टॉपिक में आपको 7 से 8 अलग अलग डायमेंशन पर पढ़ना पड़ता है। अब इतना सब कुछ अगर पढ़ना है तो उसके लिए फिर तैयारी के लिए समय भी अधिक लग जाता है। तो उपलब्धि की आवश्यकता मतलब व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों पर काबू पाना, कौशल में निपुणता, ये सारा करता है। संबद्धता मतलब दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, और शक्ति की आवश्यकता मतलब अपनी छाप छोड़ना और दूसरों पर नियंत्रण करना। इन्हीं 3 चीजों के लिए व्यक्ति मोटिवेट होता है, तभी प्रेरणा का काम वो उसके लिए करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वित्त प्रबंधन से, भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके अनुसार एनबीएफसी के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो ये मैंने आपको एक सूची पूरी दी थी विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की, जो सीधा मैंने आरबीआई की वेबसाइट से लिया था। तो एसेट फाइनेंस कंपनी क्या होती है, निवेश कंपनी, ऋण कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है, और उसके बाद में एनबीएफसी, एफएमआई, ये सारे के सारे संस्थान इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको नोट्स में दिए थे, इनमें से ही आपको लिखना था, क्योंकि सूचीबद्ध करने की बात कही है इन्होंने, विभिन्न प्रकार पूछे तो स्ट्रेट आपको प्रकार इनके लिखकर ब्रीफ में उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे ली। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे पोर्शन की, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था अंकेक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। इसमें इस पोर्शन में से काफी क्वेश्चन अपने कंटेंट में से भी कवर अप हुए हैं। ठीक है, तो पहला तो अंकेक्षण के उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य, गौण उद्देश्य, इस तरह से मैंने 4 प्रबंधकीय उद्देश्य भी होते हैं। ठीक है, ये 4 उद्देश्य जो है वो मैंने लिख रखे थे ऐसे कैसे, इनमें से कोई से भी 4 उद्देश्य आप आसानी से लिख सकते थे कि मुख्य उद्देश्य क्या है, गौण उद्देश्य क्या है, ये सारे हम यहाँ पर लिख करके और इसमें 2 नंबर प्राप्त कर सकते थे। फिर आता है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई 4 कर्तव्य। तो ये देखिए पूरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का टॉपिक कवर किया है। इसका अनुच्छेद 148-51 में लिखा होता है। ये हमें लिखना नहीं था, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये टॉपिक है और फिर इसकी कार्य और शक्तियां क्या है, तो ये हमें लिखना था। तो स्ट्रेट आप लिख सकते थे कि इसका काम है सरकारी विभागों की आय की जांच करना केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर,
इनके लेखों की गणना करना, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना, राज्य सरकार के लेखों का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपना, जल लेखा समिति की बैठकों को जो है उसको उपस्थित होना, महालेखा परीक्षक के पास लेखा परीक्षा संबंधी और भी अनेक शक्तियां होती है, और इसके अलावा व्यय पर नियंत्रण रखना, जो भी व्यय संविधान और कानून के विरुद्ध होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करना और उनकी जवाबदेही निश्चित करना। ये सारे काम अंकेक्षण के काम माने जाते हैं। ये भी 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा दी गई परीक्षा के अनुसार लेखा परीक्षा के तत्व। थोड़ा टिपिकल नहीं, बहुत टिपिकल प्रश्न मानेंगे, क्योंकि इतना लेवल पर कवर करना शायद ही मुश्किल हो जाता है। इंडिविजुअल लेवल पर किसी ने किया होगा तो अलग बात है। तो IAASB फ्रेमवर्क में जो है यहाँ पर 5 अलग अलग तत्व बताए हैं, जिनमें इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, वित्तीय रिपोर्टिंग, आपूर्ति श्रृंखला के भीतर की अंतक्रियाएं और प्रासंगिक कारक, ये 5 तत्व यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 5, वही 2 नंबर का, शून्य आधारित बजट की कोई 4 मूलभूत विशेषताएं पूछी गई थी। तो आप आराम से लिख सकते थे कब इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक कार्यक्रम की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए बजट को शून्य से शुरू किया जाता है। ठीक है, और वर्धनशील दृष्टिकोण को इसमें अपनाया जाता है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते थे, ये सार्वजनिक व्यय नियंत्रण को कम करता है, पूर्ववर्ती योजनाओं का मूल्यांकन होता है, लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित होता है, या फिर अधिक प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को महत्व दिया जाता है, संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। इस तरह की चीजों को आप यहाँ से कवर अप कर सकते थे। तो आर्य जंक्शन के नोट्स में भी ये कवर हुआ है। वैसे ये टॉपिक आपका लोक प्रशासन जो है उसकी पुस्तक में बजट वाले टॉपिक में दिया हुआ है, और वहां से आप स्ट्रेट इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित निष्पादन बजट के कोई 2 उद्देश्य, ये भी 2 नंबर में कवर किया गया। और स्ट्रेट 5-6 इसके टॉपिक हैं, उनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते थे। किस उद्देश्य से हमारे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा की थी निष्पादन बजटिंग को लागू करने, उसके क्या उद्देश्य हैं, ये सारे उद्देश्य उसमें सम्मिलित हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न था वित्तीय विवरण विश्लेषण की कोई 5 तकनीकें लिखिए। तो मैंने कुछ इस तरह से टेबल बनाकर फिर उसका डिटेल में डिस्कशन किया था। तो तुलनात्मक या क्षैतिज विश्लेषण, समरूप समानाकार लंबवत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात, रोकड़ प्रवाह, कोष प्रवाह, सम विच्छेद और ड्रू पॉइंट विश्लेषण, ये कुछ 7-8 विश्लेषण के प्रकार है, जिनमें से कोई से भी 5-6 भी अगर आप लिखते, 5 लिख देते तो अपना काम यहाँ पर हो जाता। और अंत में पूछा गया था आपका एक जर्नल प्रविष्टि की प्रविष्टि करनी है आपको। बी को 20,000 रुपए नगद और 10,000 रुपए उधार में माल बेचा, इस तरह से 5 प्रविष्टियां थी। तो इसके लिए हम एक टेबल बना करके इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, इस तरह से टेबल बनती, इसमें इधर सीरियल नंबर, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद में जो डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से करके जिन जिन अकाउंट पर प्रभाव पड़ रहा है उसके हिसाब से हम इन एंट्रीज को कर सकते थे। चलिए, इसके बाद में अब बात कर लेते हैं आगे की। आप सभी के पेपर अच्छे हुए होंगे निश्चित रूप से, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पेपर आशानुरूप नहीं हो पाए हैं। तो निराश नहीं होना है, क्योंकि निराशा हमें कहीं भी सफलता नहीं दिलाने वाली है, बल्कि हमें करना क्या चाहिए कि अब हमारा जो समय है, चूंकि हम अपने कामों में वापस से लगने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम रूटीन में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, ये बहुत जरूरी है। और जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिनके लिए RS एग्जाम एक लक्ष्य की तरह है, और जो इसकी पूर्णाहुति करके ही दम लेंगे, वो अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो RS जंक्शन पे हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं एमर्स नाम से, एमर्स 2024, जो 25 अगस्त से शुरू होगी। इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और इसके रजिस्ट्रेशन में हम 30% डिस्काउंट अभी दे रहे हैं, और 52 टेस्ट हम करवाने वाले हैं, जिसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। फिर बाद में जो है 31 जुलाई के बाद जब 10 अगस्त तक जो है आपको 20% डिस्काउंट होगा, और 15 अगस्त के बाद में फिर आपको इसमें केवल 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी 30% का लाभ आप ले सकते हैं। इसी टेस्ट सीरीज के साथ में मैं